जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेल। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 6th 7th से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है क्योंकि ये एक यूनिक चैप्टर भी और बहुत बड़ा चैप्टर है। ये सेल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना अंदर जाएंगे इस चैप्टर का और अंत नहीं पता चलता। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करने के लिए आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर होकर के समझता हुआ चला जाओगे। ठीक है, देखिए सेल आप जानते हैं हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, सेल हमारे सबसे छोटी यूनिट, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट, नॉट ऑर्गन, ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट हुआ ये सेल, ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम बात करें और पूरा बॉडी हमारा सेल से मिलकर के बना हुआ है। एक सेल यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे सेल बने हुए, सेल जुड़े हुए हैं, सारे सेल मिलकर के ये पूरा बॉडी, मतलब आप कहीं भी बॉडी में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो सेल आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, जैसे आप घर बनाते हो, दीवार बनाते हो, तो हर जगह ईंट, जो दीवार होता है वो एक एक ईंट से मिलकर बना होता है। 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, ऐसे ब्रिक्स वगैरह यूज करके आप क्या बनाते हो, वॉल बना देते हो और वॉल से आपका घर बन जाता है। सेम इसी तरह हमारा सेल जुड़ा होता है। आगे इस वीडियो में आपको क्लियरिफाई करूंगा मैं। देखिए, सेल का जो बायोलॉजी का नाम है दोस्तों, जो बायो में जिसे हम स्टडी करते हैं, इसे बोला जाता है साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है, इसीलिए इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। बट इन्होंने सिर्फ सेल डिस्कवर्ड किया था, जिंदा या मुर्दा के ऊपर इन्होंने रोशनी नहीं डाली थी। ठीक है, लाइव सेल के ऊपर सबसे पहले, जिंदा सेल के ऊपर सबसे पहले रोशनी डाला था, सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, और ये सेल की स्टडी किनके प्रिंसिपल पे काम करता है? स्वाइडन और स्वान, एक साइंटिस्ट थे ये भी। स्वाइडन और स्वान के प्रिंसिपल पे सेल की स्टडी क्या होती है? सेल के प्रिंसिपल पे, स्वाइडन एवं स्वान के प्रिंसिपल पे सेल बेस्ड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? देखो ध्यान से समझो। साइटो बायोलॉजिकल नाम और इसकी स्टडी को साइटोलॉजी, डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक, और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को डिस्कवर किया था। स्वाइडन एवं स्वान के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये बताओ कि सेल पूरे शरीर में प्रेजेंट होता है, पूरे शरीर में प्रेजेंट होता है, तो छोटा बड़ा सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इंसान में जो सबसे छोटा सेल होता है, इंसान में, ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटा सेल होता है दोस्तों स्पर्म। इंसान का स्पर्म। ठीक है, मेल का स्पर्म सबसे छोटा होता है। ह्यूमन में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्पर्म, मेल का स्पर्म। ठीक है, और अगर बड़ी की बात करें, ह्यूमन में ही सबसे बड़ी अगर हम सेल की बात करें तो बड़ी हो जाती है फीमेल का अंडाणु, या आप कह सकते हैं ओवम। क्या बोलते हैं इसे? ओवम। ये बिगर सेल होता है। देखो ध्यान से समझो। बायोलॉजिकल नाम साइटो, इसकी स्टडी को साइटोलॉजी, डिस्कवर्ड सबसे पहले रॉबर्ट हुक, लाइव सेल को एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ये कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है? स्वाइडन और स्वान के प्रिंसिपल पे। इंसान में सबसे छोटी स्पर्म होती है, मेल के अंदर सबसे छोटा सेल क्या होता है? स्पर्म होता है, और बड़ा सेल होता है फीमेल का ओवम, अंडाणु। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर बात करें तो सबसे छोटा सेल या सबसे बड़ा सेल, तो सबसे बड़ा सेल ओवरऑल बात करें, ओवरऑल आप कह सकते हैं, तो ओवरऑल में सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, या आप कह सकते हैं एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग आपने देखा भी होगा, कभी चिड़ियाघर जाने का मौका मिला होगा तो बहुत बड़ा पक्षी होता है ये शुतुरमुर्ग, बहुत बड़ा पक्षी होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा क्या होता है? सेल होता है पूरी दुनिया में।
और सबसे छोटा होता है, ये हो गया बड़ा सेल, और सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। देखो ये सबसे छोटा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन में सबसे बड़ा ओवम, फीमेल का ओवम, और सबसे छोटा मेल का स्पर्म। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि सर फीमेल में सबसे बड़ा सेल हो गया ओवम। ठीक है, तो एक सेल होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि एक बार क्वेश्चन में आया था, एसएससी के क्वेश्चन में आया था कि ह्यूमन का सबसे लंबा सेल बताओ, और उसमें ओवम और न्यूरॉन दो नाम के ऑप्शन थे, तो बहुत सारे बच्चों ने न्यूरॉन को क्लिक कर दिया था। देखो स्पर्म छोटा हो गया, ओवम बड़ा हो गया। बड़ा और लंबा में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। देखो न्यूरॉन लंबी सेल होती है, न्यूरॉन लंबी सेल होती है। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। तो ये आप कह सकते हो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, और सबसे ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन लंबी सेल होती है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, और ओवम बड़ी सेल होती है जो फीमेल में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। देखो अब उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी सेल क्या हो गया मेल में, ह्यूमन बीइंग में? न्यूरॉन। कहां प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फीमेल का सबसे बड़ा सेल फीमेल में ओवम, और मेल में स्पर्म। ये मेल फीमेल की बात नहीं है, ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ा सेल बोला जाएगा तो आप ओवम का नाम लेंगे, और मेल में स्पर्म का नाम लेंगे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का सबसे छोटा सेल स्पर्म, सबसे बड़ा सेल ओवम, और सबसे लंबा सेल न्यूरॉन। कहां प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन में। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने अभी बताया 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे करके ये सारा सेल आपस में क्या होता है? अटैच होता है। कई बार ये सारे सेल और ये कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन से फिर पूरा बॉडी बनता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और फिर उससे हमारा ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन सिस्टम बनके हमारा पूरा बॉडी बन जाता है। इसी को आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि जैसे मकान बनाते हो, आप घर बनाते हो, तो 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, इसी के ऊपर ईंट, एक और ईंट, एक और ईंट, एक और ईंट, इस तरह से करते करते आपका वॉल बनता है, दीवार बनती चली जाती है, और फिर फाइनली आपका घर बन जाता है। होता है ना? तो आप कह सकते हैं कि क्या इसमें एक ही सेल यूज हुआ है, क्या एक ही ईंट यूज हुआ है? नहीं, ये पूरा ईंटों का अंबार लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो सेम उसी तरह हमारी बॉडी में सेल का क्या होता है? अंबार लगा होता है। बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, सेल बहुत सारे होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं सेल की। तो सेल के, ये देखो सेल है, ये पूरा सेल का अगर हम थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे, सेल है। अब सेल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो देखो सेल को एक बाउंड्री से कवर किया जाता है। सेल एक बाउंड्री के अंदर होता है। देखो हर एक सेल का एक अपना बाउंड्री होता है, कवर होता है। ठीक है, शेल होता है, आउटर बाउंड्री से घिरा हुआ होता है। उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बाबू? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ध्यान से समझना। जो आउटर बाउंड्री हो गया वो सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और देखो ये आउटर बाउंड्री हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? और अभी इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इसमें भी आगे आपको मैं बताने वाला हूं अभी, एक होता है सेल वॉल। सेल वॉल, ये दोनों के ऊपर अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं। आप अच्छे से समझते रहना, वीडियो में बने रहना। ठीक है, इस वीडियो को स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन, देखो ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, बाहर से कवर करना। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। ध्यान से समझो, सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, और एनिमल की कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। इंसान भी एनिमल की कैटेगरी में आता है। सेल की अगर बात करेंगे, सेल के ऊपर स्टडी करेंगे, तो प्लांट और एनिमल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है, और ये इंटरनल आपको क्या देता है? एक हेल्प करता है। इंटरनल पार्ट को क्या करता है? सबको सेफ्टी देता है। अब भाई सारे के सारे देखो,
ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है और सेल को चारों तरफ से ये कवर कर रखा है। तो ये अंदर वाले सारे पार्ट को क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, सेफ रखा हुआ है। सारे के सारे पार्ट को क्या कर रहा है, सेफ रखा हुआ है, हेल्प कर रहा है। और सारे के सारे पार्ट अंदर है, मतलब सारे के सारे पार्ट इसी के अंदर होते हैं, किसके, सेल मेम्ब्रेन के। तो देखो सेल के बाहर वाले बाउंड्री को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि सर सेल वॉल क्या होता है। देखो एक मेम्ब्रेन है, आप इसको नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो आपने देखा होगा कि उसमें कोई सामान आप ले लो, थोड़ा चीनी ले लो, थोड़ी दही ले लो, थोड़ा नमक ले लो, थोड़ा और कुछ भी ले लो, आप नमकीन ले लो, तो दुकान वाला आपको एक थैली में दे देता है, ठीक है, ऐसे दे देता है। या सब्जी ले लो, थोड़ा बहुत कुछ भी ले लो, तो आपको एक थैली में देता है। वो थैली जो होता है, वो थैली आप समझ लो सेल का क्या है, मेम्ब्रेन है। सेम वैसे ही होता है, अंदर में बहुत सारे मटेरियल है, बट बाहर से एक सिंपल एक थैली ने बंद कर रखा है, तो उस थैली को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये छोटा होगा, अंदर सेल छोटे छोटे होते हैं। ह्यूमन बीइंग में या प्लांट इसमें सेल मेम्ब्रेन छोटे सेल ही छोटा होता है, तो इसके मेम्ब्रेन भी पतले होंगे। अब मान लो आप कोई मार्केट में गए और आप 1 किलो चीनी ले रहे हो, तो आपको एक पतली सी थैली में दे देगा, वो आराम से निकल जाओगे, लेकर के चले आओगे। लेकिन जब आप उसी दुकान से 10 किलो चीनी लोगे, तो थोड़ी ना एक थैली में दे देगा, एक थैली से आपका काम ही नहीं चलेगा। तो वो क्या करेगा, एक थैली में देके दूसरी थैली में भी डाल देगा, हो सकता है तो तीसरी जरूरत पड़ी तो तीसरी में भी डाल देगा। तो ये जो लगातार कवर के ऊपर लेयर दर लेयर आपको बढ़ा के दे रहा है, इसी को कहते हैं सेल वॉल। और ये कब जरूरी होती है, जब आपका कोशिका बड़ा होता है, जब आपका सेल बड़ा होता है। तो देखो प्लांट में सेल वॉल होता है। अब कहोगे कि क्या सर एनिमल में भी सेल वॉल होता है, तो नहीं होता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि एनिमल का सेल बहुत छोटा होता है। क्लियर है, समझते रहो। सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल में पाया जाता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है और सारे के सारे पार्ट इसके अंदर होते हैं। बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। इसमें सेलुलोज होता है और ये इंटरनल प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन करता है, सेफ रखता है सभी को, ठीक है। अब देखो जैसे ये मेम्ब्रेन हुआ, प्लांट में भी है, बट इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गया, एक इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। मतलब दीवार है एक तरह से, आप इसको भेदना, इसको क्रॉस करना आसान नहीं है। अब बोलोगे सर इस वाले में क्यों नहीं था, तो इस वाले में चूंकि सेल छोटा था, तो इसमें इसी से काम चल रहा था। इसका सेल होता है बड़ा, प्लांट का सेल बड़ा होता है, इसीलिए इसमें लगती है सेल वॉल। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सेल के अंदर। देखो अब आपको सेल के अंदर समझा रहे हैं। देखो ये है आपका सेल, मान लेते हैं, तो ये मैंने बाउंड्री लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन, ठीक है। आप ऐसा समझ लेना, ये राउंड नहीं हुआ है, बट आप समझ लेना इसे। अभी हमारे पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब सेल, ये पूरा सेल है और सेल को बाउंड्री कर दिया मैंने सेल मेम्ब्रेन से। तो इसके अंदर एक टर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ध्यान से, क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम फॉर माइटो, बोलो मेरे साथ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो भी मैं लिखवा रहा हूं उसको आप अपना कॉपी में नोट करते चलना, ताकि साथ के साथ आपका क्या होता रहे, वो नोट भी तैयार होता रहे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है, सेल के अंदर, देखो अब मैं सेल के अंदर घुस चुका हूं। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी बनाना। क्या बनाना, एनर्जी बनाना, ताकत बनाना। वो ताकत किसको देना, सेल को देना। ध्यान से समझना, एनर्जी बनाएगा तभी ना भाई, कि हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनेगा तो हम जी पाएंगे क्या, नहीं जी पाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया, अल्टमैन। इसका मेन काम क्या होता है, एनर्जी बनाना। अब एनर्जी बनाता कैसे है, जो भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के थ्रू जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन इनहेल पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन क्या करता है, सर्कुलेट होता है। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट जब होता है वो, तो जहां हर बॉडी, पूरे बॉडी में सेल भी प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन के साथ, उस एयर के पंपिंग के साथ, वो माइटोकॉन्ड्रिया एक साइकिल स्टार्ट करता है, मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसे साइंस की भाषा में क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को
चलाने शुरू करता है वो, और क्रेब्स साइकिल के थ्रू वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और वही बाद में एनर्जी का फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन करके क्रेब्स साइकिल चलाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके थ्रू ये बनाता है ग्लूकोज, जो कि एनर्जी मिलती है। फिर बाद में एनर्जी बन के निकलता है ये, और पूरे सेल को एनर्जी मिलती है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल जो होता है बॉडी में, उस ऑक्सीजन के थ्रू क्रेब्स साइकिल चलाना, उसके थ्रू ग्लूकोज बना करके सेल को एनर्जी देना। डिस्कवर किसने किया? अल्टमैन ने। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों एक टर्म, गोल्जी बॉडी। देखो, गोल्जी बॉडी, अब ध्यान से समझना। देखो, अब बात करते हैं कि भाई पूरे शरीर में इसने एनर्जी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे शरीर में सेल है, पैर में भी सेल है, हाथ में भी, इधर भी है, इधर भी है। लेकिन जब हम कोई पार्टिकुलर काम कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकुलर काम कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन बैडमिंटन खेल रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो, मम्मी खाना बना रही है, या मम्मी कपड़े धो रही है, तो मम्मी कपड़े धो रही है तो सबसे ज्यादा उनको एनर्जी कहाँ चाहिए? हाथों में चाहिए। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? मुंह में चाहिए, जीभ पे चाहिए। कोई खिलाड़ी खेल रहा है, स्पोर्ट्समैन खेल रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए? उसके पार्टिकुलर ऑर्गन में चाहिए। कोई रनर है तो उसको पैर में चाहिए, कोई क्रिकेटर है तो हाथ पैर दोनों में चाहिए। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो काम तो हम एक ही ऑर्गन से कर रहे होते हैं। सपोज कर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा पैर ज्यादा एक्टिव होता है, तो कोई ना कोई तो होगा ना भाई, जो पूरे शरीर से क्या करेगा? एनर्जी को ला करके पैर को देगा कि भाई देखो, अभी एनर्जी तो पूरे शरीर में बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसके पास है? पैर के पास है। तो पैर के पास ला करके एनर्जी को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी को सर्कुलेट करने का काम करता है, उससे क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का डिस्कवर्ड गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने किया, तो उनके नाम पे ही ये पड़ा हुआ है। क्या? गोल्जी बॉडी। इसका मेन काम क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करना। अब देखो, आपने कभी देखा है कि आप बाजार गए, बाजार से आए, सब्जी लेकर के आए, बाजार से पहुंच गए घर पे आकर के, तो पैदल चल के गए थे और पैदल आए, तो पैदल चल के गए और पैदल आए, तो आपको सबसे ज्यादा दर्द या थकान कहाँ महसूस होगा? पैरों में। दर्द कहाँ होगा? पैरों में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से वेस्ट हुई है? पैरों से। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उस समय हमारा पूरा शरीर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सबसे ज्यादा जोर पैरों पे पड़ता रहता है। आपने देखा है किसी को कि बाजार से पैदल चल के आया हूं या दौड़ के आया हूं, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं पैरों में दर्द हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि दौड़ के आया या बाजार करके आया, बोला सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा बहुत कम, रेयर केस होता है। तो अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमें फिर रेस्ट की जरूरत है, तो नींद आती है। ठीक है, तो एक ऐसा टर्म सेल के अंदर जो पूरे बॉडी में एनर्जी को जहां नीडेड है, जहां जरूरत है, वहां ट्रांसपोर्ट करे, उसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। इसको डिस्कवर्ड गोल्जी ने किया था। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक टॉपिक आता है दोस्तों, वैक्यूल्स। क्या आता है? वैक्यूल्स। अब देखो ध्यान से, वैक्यूल्स का काम होता है, मेन काम होता है रिसोर्स रीसेटलमेंट ऑफ वाटर। पानी को रिसेटल करना, एब्जॉर्ब करके रखना, अपने पास क्या करना? एब्जॉर्ब करके रखना, वैक्यूल्स। अब देखो, आप कहोगे कि सर आपको पता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। अब वाटर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, तो क्या हमारा बॉडी पार्ट कहीं अब 65 टू 70% हमारे शरीर में पानी है। ध्यान से समझो, 65 टू 70% हमारे शरीर में क्या है? पानी है। तो क्या 65 टू 70% पानी है, तो हम क्या 65 टू 70% हम कहीं भी काटेंगे तो पानी गिरेगा हमारे शरीर से? नहीं गिरेगा, ब्लड निकलता है। तो पानी कहाँ छुपा हुआ है ना? तो पानी दोस्तों यही सेल के वैक्यूल्स में छिपा रहता है, इसी में एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, इसी वैक्यूल्स में ये पानी एब्जॉर्ब रहता है। और जब आप मतलब मेहनत का काम करते हैं, तो आपने देखा होगा आपके पूरे शरीर से पसीना निकलता है, तो भाई पूरे शरीर में पानी कहाँ से आ गया? है ना? तो क्योंकि पूरे शरीर में सेल है, तो पूरे शरीर में वैक्यूल्स होगा, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो पानी इवेपोरेट होता है, बाहर आता है, क्योंकि पानी का वो
होगी तो क्या वहां पे अपने आप सेल डिवीजन होगा, अपने आप ठीक ठाक होगा? नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि सर पे अगर अंदरूनी चोट लग जाती है तो वो बहुत घातक होती है, जानलेवा हो जाती है। आपने देखा होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, भारी भरकम बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम होता है तो वहां पे जितने भी वर्कर्स होते हैं, इवन इंजीनियर जो भी हैं, साइट सर्वेयर, वो सब हेलमेट पहन के चलते हैं ताकि ऊपर से कोई भी एक मिसलीड होकर के कोई भी ईंट या रॉक्स या कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग हो तो सर के ऊपर चोट ना लगे। हेलमेट वगैरह पहन करके बाइक चलाने का भी वो इसी से आया हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसके कारण ये क्या होता है, अगर चोट लगा तो वो ठीक नहीं होता, आदमी मरिए जाता है। ठीक है, अब देखो सेंट्रोसोम तो है नहीं तो सेल डिवीजन होगा नहीं। ब्रेन के 90% में सेंट्रोसोम है नहीं तो सेल डिवीजन होगा नहीं, तो फिर इसका मतलब ब्रेन में कैंसर नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, 90% में न्यूरॉन होता है, लेकिन 10% में, ध्यान से समझो, 10% में होता है एक टर्म होता है गिलियल सेल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गिलियल सेल। अब ये गिलियल सेल 10% में होता है और इसमें ही होता है सेंट्रोसोम। तो यही सेंट्रोसोम 10% में वहां तो डिवाइड कर देगा, तो वहां पे अगर डिवाइड कर देता है कई बार तो इसीलिए वहां ट्यूमर नाम का बीमारी क्रिएट करता है, जिससे बाद में ट्यूमर हो जाता है, मतलब गांठ बन गया, वो ब्रेन को डिस्टर्ब करता है और फिर वही कैंसर बन के ब्रेन कैंसर के रूप में ले करता है और फिर वो आदमी को लेके चला जाता है। क्लियर है? गिलियल सेल ध्यान से समझो। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम डिस्कवर बोबड़ी ने किया, लीवर में पाया जाता है सबसे ज्यादा, इसीलिए अपने आप लीवर अपना डोमेस्टिक करता है। ब्रेन के न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन के 90% पार्ट में न्यूरॉन होते हैं, इसमें ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए इधर अगर चोट लगता है तो ठीक नहीं हो पाता। 10% में गिलियल सेल प्रेजेंट होता है जिसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रोसोम यहाँ पे बना सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है, जिसके कारण ब्रेन का कैंसर होने का चांसेस इसी 10% वाले पार्ट में रहता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आपको समझाते हैं ईआर या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आपके बॉडी में, आपने देखा होगा आपके बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है, तो ये क्या करता है, एक शेप देता है आपको, एक वो करता है, स्ट्रक्चर देता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल को एक इंटरनल स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? एक इंटरनल शेप कह सकते हो, या इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब एक पिलर टाइप का, जैसे पिलर होता है ना मकानों में, वैसे पिलर टाइप का इसको एकदम खड़ा करके रखता है, पूरा एकदम शेप करके। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, एक फैट का और दूसरा प्रोटीन का। फैट का और प्रोटीन का, ध्यान से समझो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? सेल को इंटरनल शेप देता है, या आप इसको पिलर की तरह समझ सकते हैं कि भाई पिलर खड़ा है तो मकान के अंदर क्या है, बिल्कुल सेफ है मकान। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज बनते हैं, फैट और प्रोटीन। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ईआर बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने बताया दो टर्म बनते हैं, फैट और प्रोटीन। तो इसी का दो पार्ट होता है। देखो एक पार्ट बिल्कुल स्मूथ होता है, चिकना चिकना, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बच्चों का गाल, चेहरा, एड़ी, पैर, तलवा देखा होगा आपने, एकदम चिकना चिकना, बड़ा मजा आता रहता है उसको देख करके। ठीक है, एकदम स्मूथ रहता है। तो ये जो स्मूथ वाला पार्ट होता है ये क्या बनाता है? फैट बनाता है। क्या बनाता है? फैट। तो इसीलिए इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो प्लेन है, चिकना चिकना, एकदम चर्बी टाइप का बना देगा फैट। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म आता है क्या, ये हो गया SCR, और एक में होता है, ये प्लेन है बिल्कुल, तो एक में होगा थोड़ा सा खुरदुरा खुरदुरा, खरंजा नहीं होता गांव में, ईंट का खबर खबर करता रहता है, ट्रैक्टर उस पर चलेगा तो उसको हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप पता चल जाता है कि भाई पीछे ट्रैक्टर आ रहा है। या किसी की खराब साइकिल हो, टूटी फूटी टाइप की, और पीछे से साइकिल चला के आ रहा है, तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई वो साइकिल चला के आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है, रफ वाला पार्ट है। तो ये रफ वाला पार्ट होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER बोलते हैं। देखो ध्यान से, SCR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो खुरदुरा पार्ट होता है ना, खुरखुर जो पार्ट होता है, वो प्रोटीन बनाता है। उस टर्म को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम। और इसी में क्या बनता है? राइबोसोम में ही प्रोटीन। राइबोसोम ही क्या बनाता है? प्रोटीन। तो लोग कहते हैं कि भाई
RER में प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है बट प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। जो खुरखुरा जैसा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। तो इसीलिए आपसे पूछेगा स्मूथ ER में फैट फॉर्मेशन होता है और RER में आपको प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, बट वो प्रोटीन बनाता कौन है? राइबोसोम। जो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। क्लियर? आगे बढ़े। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया। SCR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इंटरनल शेप और मतलब सहायता देने का काम करता है, जैसे आप ह्यूमन बीइंग में स्केलेटन होता है ना, सेम उसी तरह। नेक्स्ट देखो, अब राइबोसोम को डिस्कवर किया था दोस्तों पैलाडे ने। किसने किया था? पैलाडे। एक साइंटिस्ट थे, उसने डिस्कवर किया था। किसने? पैलाडे ने। ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? अभी बताया था पीछे, RER में प्रोटीन बनाना। क्या होता है इसका मेन काम? प्रोटीन बनाना। ठीक है। इसीलिए इसको, चूंकि प्रोटीन ही प्रोटीन बनाता है, तो जहां सब कुछ बहुत ज्यादा बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री भाई कौन सा सेल कितना बनाएगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए, मतलब कौन सा राइबोसोम ज्यादा बनाएगा, कम बनाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए एक मानक यूज किया गया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको? सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें दो टर्म आते हैं, एक 70S और एक 80S। 80S एस क्या है? एस क्या है? एस क्या है? सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। तो अब देखो, 70S मतलब क्या हो गया? छोटा, और ये क्या हो गया? बड़ा। तो छोटा होगा तो कम वो बनाएगा, कम बनाएगा प्रोटीन, ये ज्यादा बनाएगा। तो जो छोटा वाला होता है, ये जो छोटा वाला होता है, इसी को हम कहते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं भी, प्रोकैरियोटिक। और जो बड़ा होता है, जहां बड़ा बहुत ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक है। अब देखो, नॉर्मली बात बता दो, प्रोकैरियोटिक आप देख नहीं पाएंगे, यूकैरियोटिक आप देख सकते हैं। प्रोटीन बहुत, ये छोटा सेल होता है, काफी प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, इसमें ज्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक बहुत बड़ा वो होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ठीक है। आगे इसके ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे होता है दोस्तों न्यूक्लियस। इससे आगे क्या होता है? टर्म न्यूक्लियस। देखो ध्यान से, ये हमारा सेल था, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ER, राइबोसोम, और उसके ऊपर क्या होता है? अब न्यूक्लियस बीच में होता है, मॉनिटर ऑफ द सेल। ठीक है। तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ध्यान से समझना। देखो, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, जो मैं लिखवा रहा हूं कॉपी में नोट करके अपना नोट तैयार करते रहना। ठीक है। इसको डिस्कवर किया था दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या क्या होता है? तो 2-3 टर्म इसमें प्रेजेंट होता है। क्रोमोजोम, ठीक है, या DNA RNA कह सकते हैं आप, इसमें इसी में रहता है DNA RNA। ठीक है। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी इसी में प्रेजेंट है। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता रहता है न्यूक्लियस में 80% क्या होता है? प्रोटीन होता है, 10% में DNA वगैरह प्रेजेंट होता है, और बाकी 10 में अदर चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है। न्यूक्लियस की अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें 80% प्रोटीन है, 10% DNA है, और बाकी में सब बाकी छोटा मोटा पार्ट सारा है। ठीक है। तो क्रोमोजोम, न्यूक्लियस में कोई पूछेगा क्या क्या पाया जाएगा? क्रोमोजोम, DNA RNA। ठीक है। बना किस चीज का होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब एक टॉपिक है, वो भी अच्छे से समझने का प्रयास करना, लाइसोसोम। देखो समझना, लाइसोसोम, स्पेलिंग एरर हो सकता है, देखिएगा। लाइसोसोम, इसको डिस्कवर किया था डी डुबे। ठीक है, डी डुबे। अब देखो क्या है, यहां पे होता है लाइसोसोम। ठीक है। अब लाइसोसोम देखो, न्यूक्लियस का काम क्या हो गया? मॉनिटर करना, सबको देख रेख करना, सब अच्छा से काम कर रखे। लाइसोसोम क्या है? इसके पास एक बड़ा ही मतलब खतरनाक लिक्विड होता है, जिसे आप साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
ये क्या करता है, जो सेल इधर उधर किया ना, जिस सेल पे ये वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है वो सेल गल जाता है, पच जाता है, बिल्कुल क्या बच जाता है, खत्म हो जाता है, वो मरिए जाता है। इसीलिए इसको सुसाइड सेल भी कहा जाता है, सुसाइड सेल। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन हो गया, लाइसोसोम। ये सब पार्ट किससे डरेगा, लाइसोसोम से। ये सोच रहा है छिड़क देगा तो ये बस गया काम से, ठीक है। तो सबको डर रहता है, सब अपना अपना काम अच्छा से कर रहा था, इसके डर से सब कांपता रहता है। ये पूछता रहता है न्यूक्लियस से, भाई ठीक ठाक है, सब कुछ चल रहा है। अगर कोई बोल दिया कि नहीं गड़बड़ है, वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा ढंग से, तो वैक्यूल्स को मार के गिरा देगा। अब बोलोगे कि सर ये जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। देखो कई बार शरीर में जब टूट फूट हो जाती है तो एक सेल टूट गया, ये डैमेज हो गया, ये मर गया, तो कोई तो होना चाहिए ना इसके अंदर जो भाई इसको पूरे गला दे, हटा दे, यहां से गला करके कहां पे ले जाए, स्प्लीन में लेके चला जाता है, ठीक है। ये पूरा गला करके कहां लेके चला जाता है, स्प्लीन में लेके चला जाता है, ठीक है। इसको सुसाइड सेल या सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है, सुसाइड बैग कहते हैं। अब देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो इसके पास लिक्विड है वो अगर होगा तभी ना, अगर मान लो कोई सेल मर गया, ईआर मर गया या ये मर गया, इधर कुछ डैमेज हुआ, तो उसको क्या करेगा, गला करके हटाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, होगा ना, सेंट्रोसोम फिर स्टार्ट करेगा अपना सेल डिवीजन करना। अगर ये नहीं होगा तो वो गलेगा ही नहीं, वो सड़ाएगा, वो पूरा वापस फिर आसपास के पूरे पार्ट को क्या करता है, डैमेज करता है। क्या करता है, डैमेज करता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। तो ये आप कह सकते हैं इसको क्लीनिंग एजेंट ऑफ द सेल। सेल को ये साफ सफाई भी करता है। मान लो कोई मर गया या खराब हो गया, सड़ गया, तो उसको साफ सफाई कर दिया तो वो भी जरूरी है, ठीक है। तो लाइसोसोम इसमें एक मॉनिटर का काम, मॉनिटर मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप इसको एमसीडी का पार्ट, कि ये साफ सफाई करेगा, गड़बड़ सड़बड़ करता है तो उसको क्या करता है, वो गला देता है, ठीक है। कई बार चोट वगैरह लगने से लाइसोसोम ही मर जाता है। कई बार जब चोट वगैरह लगता है, देखो ई मर गया, गोल्जी बॉडी मर गया, तो लाइसोसोम छिड़क के इसको हटा देगा, बोला चल 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 भागो। वैक्यूल्स मर गया, इसको हटा देगा। ई मर गया, सब मतलब इस ऐसा लिक्विड इसके पास होता है जो छिड़क दिया तो वो गया, वो हट जाएगा अपने आप, ठीक है। उसको गला करके कहाँ लेके चला जाएगा, स्प्लीन। इसीलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं कि भैया यहाँ ई पड़ गया तो गए भाई, खाली है, ये मतलब जहर है, ये पड़ गया तो गया, ठीक है। लेकिन कई बार कोई आदमी मारता उठता रहता है या मारपीट होता है या कहीं कट पड़ जाता है तो लाइसोसोम ही खत्म हो जाता है, लाइसोसोम ही मर जाता है। तो जब लाइसोसोम मर जाएगा तो क्या होगा, तो आपने देखा होगा कि जब बॉडी पे कोई पार्ट पे हमें चोट लग जाता है ज्यादा तेज का, तो वहां काला पड़ जाता है, ये लाइसोसोम ही मर गया, अब इधर यहाँ मरा हुआ है, तो अब इसको कोई देखने वाला ही नहीं है। अब इसको कौन, मान लो लाइसोसोम अगर नहीं मरा होता तो लाइसोसोम जो मरा हुआ पार्ट है इसको छिड़क देता है, ये सब गायब करके साफ कर देता है, फिर सेंट्रोसोम दूसरा सेल बना करके ताजा कर देता है। तो जब लाइसोसोम मर जाता है ना तो ये सब पड़ा रहता है, काला पड़ जाता है, काला पड़ गया। तब क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि फिर लोग कहते हैं गर्म पानी से सेको, इसको गर्म पानी से सेकते हैं तो फिर यहाँ का लाइसोसोम मरा हुआ ना, इस सेल का लाइसोसोम मरा हुआ, तो अगल बगल वाला जो गर्म पानी से सेकता है ना, इसे गर्म करके, तो ये अगल बगल वाला लाइसोसोम में स्टार्ट करता है झांकना, क्या हो गया रे, क्या हो गया जी। तो जब ये झांकता है ना तब देखता है ओ यहाँ तो गड़बड़ है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा छिड़कना शुरू करता है, ये अगल बगल वाला सेल वाला लाइसोसोम छिड़कना शुरू करेगा, तो इस सब को क्या करेगा, गला देगा। अब गला देगा तो वैक्यूम हो गया, इधर खाली जगह हो गया, और वापस इधर वाले जिसमें ये जिस सेल में ये लाइसोसोम है उसका सेंट्रोसोम एक्टिव होगा, और फिर मिल करके वो क्या होता है, सेल बनाना शुरू करता है, इस पार्ट को वापस रिफॉर्म कर देता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्म पानी से जब हम सेकाई करते हैं तो धीरे धीरे जो काला बना होता है वो हट जाता है, ठीक है, वो काला होना बंद हो जाता है, ठीक होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वापस वो वहां पे लाइसोसोम एक्टिव होकर के उसको साफ करता है, उसको स्प्लीन में लेके चला जाता है पूरे के पूरे को, और फिर सेंट्रोसोम एक्टिव होकर के वहां सेल बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, यहाँ तक अच्छे से नोट करके इसको रिवाइज